जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखने हैं मीडियन लोब के हार्मोन, और इसमें हम देखेंगे एक ही है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे एमएसएच कहते हैं। इट्स इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसको कितना सिक्रीट करना है, इसको भी अगेन हाइपोथैलेमस जो है वो चेक करेगा और जज करेगा। और बाहर से आने वाली जो लाइट हमारे जिस्म पर पड़ती है उससे भी इसकी सिक्रीशन जो है कंट्रोल की जाती है। मोर सिक्रीशन इन प्रेगनेंसी स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट्स इन स्किन टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट कॉल मेलानिन। हमारे जिस्म में मखसूस सेल्स पैदा होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। इन्हें मेलानोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मेलानिन नाम का भूरे काले रंग का एक कंपाउंड होता है जो पैदा होता है। जितना हमारे जिस्म में मेलानोसाइट्स के अंदर मेलानिन पैदा होगा उतना ही हमारा डार्कर कलर होगा, और जितना मेलानिन कम पैदा होगा उतना ही हमारा वाइटिश कलर होगा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो है ये स्किन को कलर देता है। अगर एमएसएच हद से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि हर हार्मोन जो है उसके एक नॉर्मल लेवल में सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सेस भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अगर तो इसकी एक्सेस हो रही है तो ये एडिसन्स डिजीज़ कॉज करेगा। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच इज़ डार्कनिंग ऑफ स्किन। उस बीमारी की सूरत में सिम्टम्स तो और बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो उसका अलामत है वो है कि रंगत बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है। लेकिन इसे आप नीग्रूज में कंसीडर नहीं करें, उनका नेचुरली जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो बनती ज़्यादा है। कंट्रोल लेवल में वो एक अलहदा केस है, और ये हम बीमारी की बात कर रहे हैं। अब हमने देखने हैं पोस्टीरियर लोब से बनने वाले हार्मोन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, खून के हुजम को कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का उसको मेंटेन करता है, उसमें मौजूद जितने भी आइंस मिनरल्स हैं उनका बैलेंस बरकरार रखता है, ताकि खून के दबाव की कैफियत, खून का गाढ़ापन या खून का पतला होना जो कि हमारे जिस्म को की रिक्वायरमेंट है, ये उसको जो है कंट्रोल करता है। और इसको हमारे जो ब्रेन है वो हाइपोथैलेमस में मौजूद ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते रहते हैं कि ब्लड के अंदर कितना प्रेशर। अगर कोई बीमारी नहीं है तो ये नॉर्मल वे में अपना काम करता रहेगा। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई जो है ये भी हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को एक्ट अपॉन करती हैं। इंक्रीज लेवल कॉज इंक्रीज वाटरी एब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो भी पानी पीते हैं वो किडनीज जो है ब्लड को फ़िल्टर करने के दौरान उसको चेक करती हैं कि क्या अभी भी इसमें से कोई ऐसा पानी है जिसे रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस भेज दिया जाए। और यूरिन जो है वो हमारी बॉडी के मुताबिक बनाया जाता है। कंसनट्रेटेड यूरिन भी बनाया जा सकता है, डाइल्यूट यूरिन भी बनाया जा सकते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनीज़ के फंक्शन से रिलेटेड करता है। इसके साथ साथ अगर ये हार्मोन पैदा होना बंद हो जाए या कम हो जाए तो शुगर की एक कैफियत पैदा होती है जिसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है कि शुगर तो यूरिन के साथ जिस्म से रिलीज़ हो ही रही है, लेकिन यूरिन कंसनट्रेटेड नहीं बनता, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनता है। किडनीज जो है वो प्रॉपर वे में वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्सेस वाटर जिस्म से खारिज हो जाता है, प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है और यूरिन बार बार आता है। तो ये शुगर की बड़ी ख़राब फॉर्म है। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। तो जी ये क्या करता है, ये सर्विक्स को ओपन अप करता है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को जो है कम करता है, जिसकी वजह से बर्थ का फिनोमिनन जो है वो होता है। इसके अलावा ये बेबी जो है जब सकलिंग शुरू करता है तो ये मिल्क प्रोडक्शन को भी इन्हांस करने की कोशिश करता है, स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट अपॉन करता है। तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो मदर इस काबिल होती है कि वो अपने बेबी को फीड करा सकती है मिल्क प्रोडक्शन के थ्रू। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से सुन भी रहे होंगे और इनको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड 2 लोब्स पर मुश्तमिल हमारे लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स, आवाज़ पैदा करने वाला जो हमारा ऑर्गन है उसके ठीक नीचे पाया जाता है। ये तितली सी जो होती है उसकी शक्ल का होता है, और ये 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसे T4 भी बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन के 4 एटम लगे हुए हैं। अगला हार्मोन जो ये रिलीज़ करता है इसे T3 बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन है। इसके अलावा ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है, नाम से ज़ाहिर है कि ये कैल्शियम से रिलेटेड हार्मोन होगा।
तो जो थायराइड ग्लैंड है इसका एक्टिव होना, इसका नॉर्मल वे में ये तीनों हार्मोन पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब ग्रोथ हो रही होती है, जब सेक्चुअली मेच्योर हो रहा होता है एक ऑर्गेनिज्म, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, लेकिन उसके दोनों जो ऑर्गन्स हैं दोनों सूरतों में उनकी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो है उसको नॉर्मल वे में चलाना, ये कामयाबी तभी हो सकती है जब थायराइड ग्लैंड नॉर्मल वे में अपना काम करे। तो थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन ये दोनों हार्मोन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एम्फीबियंस में, फ्रॉग में भी बनते हैं। फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस का अमल जो है वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि फ्रॉग जो है वो टैडपोल लार्वा की शक्ल में होता है, फिर वो कई शक्लें बदलता है और उसके बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो जो टैडपोल लार्वा है अगर उसमें किसी वजह से थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पा रहे तो वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका एक्सेस क्या कॉज करता है। अगर थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं जैसे कि थायरॉक्सिन, तो ये ग्रेव्स डिजीज़ जो है कॉज करता है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इसे कहते हैं, गिलड़ की बीमारी, जिसमें थायराइड इतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है, इसके अंदर मौजूद सेल्स इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और एक्सेसिव डिवाइड कर रहे होते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलता चला जाता है, हत्ता कि गर्दन के बाहर आपको एक बड़ा सारा उभार नज़र आता है। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट इसका साथ नहीं दे पाता। ऐसी सूरत में अगर एज खासी ज़्यादा है और ज़्यादा एज में जाके ये प्रॉब्लम आ रही है तो कार्डियक फेलियर का भी नतीजा हो सकता है। तो ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है। ये एबनॉर्मल प्रोडक्शन भी करती है प्रोटीन्स की, यानी वो प्रोटीन्स भी बनाती है और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनती है। उसके बाद इफ़ कंजेंशली डेफिशिएंट द लैक ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज क्रिएटिनिज्म, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम बन रहा है तो कम बनने की सूरत में क्रिएटिनिज्म होगा। अब इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं चलेगा, उसकी प्रोटीन प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं चलेगी, उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं चलेगी। तो ऐसी सूरत में जो बाल होते हैं वो खुरदरे से होते हैं, थोड़े बाल होते हैं, स्किन बड़ी पीली सी होती है, स्केली सी होती है, रफ और खुरदरी होती है, और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेंटली रिटार्टेड होते हैं, यानी वो जहनी तौर पर मजबूत और एक आम इंसान के जैसे नहीं होते, ये ठीक से सोच नहीं पाते, जिन्हें आप कहते हैं कि मेंटली रिटार्टेड है, ये मैं वो बताना चाह रही हूँ। सो दे ऑल्सो फेल टू डेवलप सेक्चुअली, और जाहिर बात है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा, प्रोटीन फॉर्मेशन सही नहीं चल रही, वो मेंटली तौर पे भी नॉर्मल नहीं है, उनका दिमाग सही से डेवलप नहीं कर रहा, तो वो सेक्चुअल ऑर्गन्स भी सही डेवलप नहीं होंगे, वो सेक्चुअली भी मेच्योर नहीं हो सकेंगे। तो डेफिशिएंसी लेटर इन लाइफ परहैप्स ड्यू टू आयोडीन शॉर्टेज इन डाइट प्रोड्यूसेस स्वेलोइंग ऑफ नेक कॉल्ड गोइटर। बिल्कुल सही। बाज़ दफ़ा इंसान नॉर्मल पैदा होते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में जाके जब उनकी डाइट के थ्रू उन्हें आयोडीन कम मिलती है तो उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो नामुकम्मल फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके नतीजे में भी गोइटर हो जाती है, क्योंकि जो हार्मोन है वो सही नहीं बन रहा और यहाँ पर प्रोडक्शन जो है सेल्स की वो ज़्यादा हो रही है, आयोडीन नहीं मिल रहा बेसिकली इस वजह से। तो उसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि दे में लीड टू डेपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और इस कंडीशन की वजह से मोटापा पूरे जिस्म में फैल जाएगा और इसे मिक्सोएडिमा बोलते हैं। हाथ जो है और जो स्किन है वो हर जगह से फूली फूली नज़र आती है, जिसकी वजह से पफीनेस इसे कहते हैं। तो तमाम जो बॉडी के फंक्शंस हैं और मेंटल प्रोसेसेस हैं, अगर ये सूरत हाल जारी रहती है और उम्र भी खासी बढ़ गई है तो ठीक नहीं हो पाती। उसके बाद हम बात करते हैं हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीजेस ऑफ कैल्सिटोनिन। जो तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये जी सिंथेसाइज होता है यहाँ से, ज़ाहिरी बात है इसका नाम ही कैल्सिटोनिन इसलिए रखा है क्योंकि कैल्शियम आयन के मेटाबॉलिज्म को, कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको हमारे जिस्म में देखता है। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन सुप्रेस इट्स मैन्युफैक्चर, अगर जिस्म में कैल्शियम का आयन कम है, हम दूध वगैरह फल से कम कैल्शियम ले रहे हैं तो ये भी कम बनना शुरू हो जाएगा। एक्सेस और डेफिशिएंसी लीड्स टू डिस्टर्बेंसेस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, अगेन वही बात कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कैल्सिटोनिन बन रहा है तब भी ख़राबी है और अगर कम बन रहा है तब भी ख़राबी है, जिसके नतीजे में कैल्शियम से रिलेटेड बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ख़ासकर ये असरात नर्व्स पे होते हैं क्योंकि नर्व्स में भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैल्शियम आयन बड़ा ज़रूरी था। अगर आपको याद हो एसिटाइल कोलिन जो है उसकी रिलीज़ के वक्त
कैल्शियम ज़रूरत है, हमारा बोन्स हमारी स्केलेटन बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, हमारे दांत के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, हमारे पट्टों के काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। तो कैल्शियम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैल्सीटोनिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन पैराथॉर्मोन है। ये कैल्शियम का काम जो है वो बिल्कुल उलट करता है कैल्सीटोनिन। अब यहाँ पर येलो बॉक्स में आपको बताया गया है कि टेबल सॉल्ट विद आयोडीन इज़ रिकमेंडेड सो दैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड दस ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी। टेबल सॉल्ट जो हम आम नमक घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आयोडीन मिला नमक आपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे भी सुना होगा। वो क्यों ये बात की जाती है? ताकि कभी भी आपके जिस्म में आयोडीन की कमी ना हो जाए।